नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल, हालांकि मैं कपिल सिब्बल को ज़्यादा जो है वो लाइक करता नहीं हूँ। देश के बड़े जाने माने लॉयर, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। और राज्यसभा में और लोकसभा की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का अलाई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की एक ही बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कपिल सिब्बल, जो कोई भी आतंकवादी घटना होती है और उन आतंकवादियों के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जो देश तोड़ने के नारे लगाते हैं तीस्ता सीतलवाड़ जैसे, और उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे फिर वो न्यूज क्लिक वाले ही क्यों ना हो, तो उनके लिए आधी रात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेते हैं। धारा 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर जो है उसका पूर्ण रूप से भारत में विलय हो गया। लेकिन उसके खिलाफ जो याचिका लगाई गई थी उसके वकील भी कपिल सिब्बल ही थे। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि कपिल सिब्बल को जो है वो मैं ज़्यादा लाइक करता नहीं हूं। लेकिन कपिल सिब्बल ने आजकल जो है, आपको पता होगा इससे पहले भी, द वायर एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो एंकरिंग करते हुए नजर आते थे। और उनके जो प्रबल जो प्रतिद्वंदी थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनका उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था और उसकी हमने चर्चा भी की थी। और आप देखो, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या और कोई मुद्दे हो। लेकिन उसके बाद में दोनों बैठकर जो है वो आपस में बात करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 के बाद में सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने आप को एक अति महत्वाकांक्षी साबित करने में लगे रहते हैं, और उनको लगता है कि इस देश में उनसे ज़्यादा जो है वो फाइनेंस की जानकारी रखने वाला कोई इंसान है नहीं, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए। और मोदी से बेहद नफरत करते हैं। तो दो नफरती लोग जो है वो बैठकर एजेंडा चलाते हैं। फिर उसके बाद में सत्यपाल मलिक, उसके ऊपर हमने कल ही चर्चा की थी कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो है, या जो भी किया उन्होंने, और उसके बाद में कपिल सिब्बल का इंटरव्यू लेना। तो अब कपिल सिब्बल जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसके ऊपर उन्होंने एक अपना चैनल जो है वो चलाया है, दिल से कपिल सिब्बल। और उसके ऊपर उन्होंने एक जो है वो इसका विश्लेषण के लिए एक वीडियो बनाया। और उनके साथ जुड़े हुए हैं नीरजा चौधरी, जो कि बहुत बड़ी जो है वो एक पॉलिटिकल एडिटर है, विश्लेषक है, और विनोद शर्मा। तो इस वीडियो की चर्चा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने बैठकर कांग्रेस पार्टी के लिए जो चिंता जताई है वो हम सबको जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन इनका जो विश्लेषण है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक सही ट्रैक पे दिखाई देता है। अब हमारी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग जो है, आपने देखा होगा कि जो मोदी विरोधी पत्रकार है, फिर वो एक तरीके का जो है वो वीडियो बनाते हैं, तो वो उसी तरीके की जो है वो उनकी एक सोशल इंजीनियरिंग होती है। मोदी विरोध के लोग जो है वो उनको फॉलो करते हैं, और जो मोदी के फेवर में बनाते हैं वो फिर जो है वो उनको। लेकिन नहीं, हमें जो है वो आलोचना भले ही करनी चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें हो तो उनको जो है वो समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि विश्लेषण हमने भी किया था और वो मिलता जुलता ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की पतलून ढीली की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसको अगर हम समझें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जीती हुई बाजी हारती है, तो कांग्रेस पार्टी में आपको पता होगा एक बड़ा सवाल उठ जाता है, जो इस वीडियो में कपिल सिब्बल ने उठाया है, विनोद शर्मा ने उठाया है। उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतना भूल गई है। और वाकई में जो है वो 2014 के बाद में तो हमने देखा, जब से कांग्रेस में पावर सेंटर राहुल गांधी बने हैं, उसके बाद से जिस तरीके से राहुल कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हुई है पूरा देश देख रहा है। और हरियाणा में
हम भी बात करते थे कि कोई माने नहीं माने, और इन लोगों ने भी जो बैठ के डिस्कस किया वो यही था कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट के जो चुनाव थे उसमें गड़बड़ हुई है। तो हमारी जो एक वीडियो में या अशोक वानखेड़े ने जो आरोप लगाए थे उसको जो है वो प्रबलता मिलती है। कपिल सिब्बल ने भी वो जो चांडाल चौकड़ी जो राहुल गांधी के पास बैठी है, और साफ तौर से राहुल गांधी को भी कटघरे में सीधे तौर पे नहीं, इनडायरेक्टली जो है वो खड़ा करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये इंटरव्यू जो है वो हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें अगर हम इस इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी जो डिस्कशन था उसका पहला एक पॉइंट था वो जबरदस्त था, और वो पॉइंट ये था कि कांग्रेस पार्टी की जो सुप्रीम जो लीडरशिप है वो नए लोगों को मौका देना ही नहीं चाहती है। उनको लगता है कि वो बैठे हैं, और इसी वजह से आपने देखा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो है वो 90 में से 72 टिकट अपने लोगों को दे दिए। तो इससे क्या मैसेज आता है? इससे मैसेज आता है कि आपका नंबर नहीं आने वाला। और इसके उलट अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा नायब सिंह सैनी, हरियाणा में आप बात करोगे तो किसी को लगा भी नहीं होगा कि नायब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही एमपी में हुआ, ठीक ऐसे ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा को जो है वो उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इससे जो नेता और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ये लगता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है अगली बार हमें भी मौका मिल जाए, हमें भी टिकट मिल जाए। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, और इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। तो कपिल सिब्बल का जो दर्द था वो साफ तौर से दिखाई दे रहा था, क्योंकि कपिल सिब्बल उस कड़ी में था जब G23 की हम बात करते हैं, प्रणब दा की बात करते हैं, प्रणब मुखर्जी की, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, इस तरीके के नेता जिनको नज़रअंदाज किया गया। और नज़रअंदाज तो किया गया क्योंकि वो राहुल गांधी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसके साथ फिट नहीं बैठते थे। ये लोग जो है वो जमीन से जुड़े हुए थे। ये जब कांग्रेस पार्टी पीक पे चल रही थी उस वक्त के लीडर थे, लेकिन इसको नज़रअंदाज इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी को अपनी चाटुकारिता करने वाले लोगों के आसपास रहना ज़्यादा पसंद है। और इसीलिए इसमें जो है वो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, फिर अजय माकन हो, केसी वेणुगोपाल हो, इन लोगों को रखा गया। और वो सब लोग मिलकर जो है वो राहुल गांधी की जो हरकतें हैं उन पे पर्दा डालने का काम करते हैं, और राहुल गांधी उनकी हरकतों को जो है वो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बस ये जो है वो इस इंटरव्यू का एक मेन पार्ट जो है उसका हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने बात की कैंडिडेट की, जहां हमने बात की, और कैंडिडेट की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, और बागी लोगों की भी जो है वो हम बात करें तो हरियाणा में आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, 16 से 17 सीटें ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो बागी जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो हार का अंतर कम था, 5,000, 10,000, 4,000, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के बागी थे उनका वोट शेयर जो था वो 20,000, 30,000 तक जा रहा था। तो ये एक जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है कि किसी भी पार्टी को हार के लिए कि अपने लोगों को साथ में लेकर चलना कितना ज़रूरी हो जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी से भी लोग जो है वो बागी हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में ऐसी गलतियां करने से बचती है। उन्होंने अपने लोगों को जो है वो मनाने में काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हुई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो कास्ट सेंसस की ये लोग बात करते थे और ये भूल गए, इनको लगा कि जाट वोट से जो है वो कांग्रेस को सत्ता मिल जाएगी हरियाणा में। तो 26 से 27% जो है वो जाट वोट है, और ऐसी स्थिति में ओबीसी जो है वो 35% है और दलित 20 से 22%। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि अकेले जाट वोट से जो है वो सरकार बनाई जा सकती है। तो ये तो जो है वो मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बड़ी गलती हुई थी, और स्पेशली जाट बेल्ट जहाँ पे है वहाँ पे भी जो है वो कांग्रेस पार्टी 15-17 सीटों में से जो है वो 8 सीटें ले जाती है। तो ये भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो समझ है, जातिगत जो समीकरण है, उसको दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी समझ रखती है। फिर उसके बाद में टिकट वितरण सुगे लेके आपको पता होगा, क्योंकि सीधे तरीके से तो इन लोगों ने भी इशारा नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो है वो एक बड़ा इशारा जरूर किया, और वो था केसी वेणुगोपाल,
जिस तरीके से अशोक वानखेड़े ने जो है वो आरोप लगाए थे कि महिला मित्रों को जो है वो टिकट दिए गए थे। तो कांग्रेस की हार के आप देखो कि हारने से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, मोदी विरोधी जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, वो अभी उस हार से निकले ही नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा हो चुकी है और अभी भी ये लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है उसको पचा नहीं पा रही है। और इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव संजीवनी साबित होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बड़े मौके को जो है वो चूक गई। फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसानों के लिए रास्ते खोल के दिल्ली को बंधक बनाना हो, या कई प्लानिंग जो थी वो इन लोगों की जो है वो फेल होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा इन लोगों ने जो बात की, कुछ सीटों के ऊपर भी इन्होंने बात की, कुछ जो है वो ब्लॉक स्तर की, जैसे हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 या हम कहें कि 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए इलेक्शन बोर्ड में रहती है। इलेक्शन जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जबकि कपिल सिब्बल ने जो पोल खोली वो बड़ी ज़बरदस्ती, विनोद शर्मा ने भी जो है वो इस पे बात की कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा जीतने तो चली थी, लेकिन आज भी इनके पास में ब्लॉक स्तर के और डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो है वो प्रेसिडेंट ही नहीं है। तो आप देखिए स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्या है। और एक हरियाणा के चुनाव ने पूरे देश और दुनिया में जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक्सपोज करके रख दिया। और फिर जब ये लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आप समझ सकते हो कि गड़बड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। जिस पार्टी में ब्लॉक स्तर के और जिस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो है वो कार्यकर्ता ही नहीं है, और एक दूसरी पार्टी है जो 24 घंटे काम करती है और उसके लिए आरएसएस जैसी संस्था जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। और उसका जिक्र भी कपिल सिब्बल ने किया कि आरएसएस की भी बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोर्चा संभाल के रखा। तो कारण जो है, ये कारण तो वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन बात ये होती है, इन लोगों की चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या इन लोगों के इस तरह के विश्लेषण करने के बाद में भी क्या कांग्रेस पार्टी इससे कुछ सीख पाएगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्योंकि इन्हीं लोगों की अगर हम बात करें तो विनोद शर्मा ने तो सीधे तौर से जो है वो कांग्रेस पार्टी को थर्ड क्लास का एक डब्बा घोषित कर दिया। थर्ड क्लास का डब्बा अब आप लोग समझ गए होंगे। और थर्ड क्लास का डब्बा इसलिए क्योंकि उसमें जो है वो जबरदस्त भीड़ तो है, लेकिन वो एक दूसरे को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए थर्ड क्लास का डब्बा हो जाता है कांग्रेस पार्टी। और उसमें भी एक और बात जो है वो आ जाती है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं वो हरियाणा में क्यों नहीं चली, क्योंकि 7 गारंटियां जो है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। और इन्होंने तो सीधे तौर से कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की जो खटाखट योजना थी उसके बाद से लोगों को इसके ऊपर जो है वो विश्वास रहा ही नहीं। और यही एक वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 की बात तो की, लेकिन कश्मीर में उनके पास कोई संगठन नहीं है, और जम्मू में उनकी क्या हालत हुई आपने देखा ही है, 6 सीट मिली। अब वो सत्ता से बाहर रहकर जो है वो समर्थन करने के लिए तैयार है। वो क्यों है? क्योंकि सब अपना अपना जो है वो राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण रख रहे हैं। हम भी इसके ऊपर जो है वो चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला के साथ क्यों नहीं गई, सत्ता से बाहर रह के समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि उसको सामने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं तो आप मान के चलिए हरियाणा से बड़ी मुसीबत जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो बात हमने की कि दर्द जो है वो एक पर किसी इंसान को नहीं है हरियाणा की हार का, उन सभी लोगों को है जो मोदी विरोध में कभी ना कभी आपको जो है वो एक स्वर में बोलते हुए दिखाई देते होंगे। फिर चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे फिर वो आतंकवाद का मुद्दा हो, और भी ऐसा जो है वो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो फिलहाल कपिल सिब्बल भले ही समाजवादी पार्टी के जो है वो नेता हो, राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन आज भी उनकी आत्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी में ही निवास करती है। ये उन्होंने जो है वो देर सवेर इस इंटरव्यू में जो है, क्योंकि कई बार
नीरजा चौधरी और विनोद शर्मा, अब ये दोनों, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके के जो है वो पत्रकार है, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी ईमानदारी से जो विश्लेषण रखा, वो काबिले तारीफ है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है उन्होंने उठाने की कोशिश की जिसको कपिल सिब्बल ने डाइवर्ट करने की जरूर कोशिश की। तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी जो है वो इस विश्लेषण को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की समस्या जो है वो कहाँ है, प्रदेश की इकाई में है या फिर जो है वो केंद्र की इकाई में है। क्योंकि अगर केंद्र की, प्रदेश की इकाई में होती तो फिर केंद्र की इकाई, जो केंद्र की जो हाईकमान है, जो पूरी इस पे जो है वो नज़र बनाए हुए थी, और जिस तरीके से कुमारी शैलजा, भूपिंदर सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, तीन पावर सेंटर जो है वो कांग्रेस के बने हुए थे। और भूपिंदर सिंह हुड्डा ने तो जो है वो अभी भी सबक नहीं लिया। और उसकी बड़ी वजह क्या है, आपने देखा होगा 2014 में एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो हवाला दिया गया, मोदी लहर का हवाला दिया गया। 2019 में जो है वो और तरीके की बात की गई, क्योंकि उस वक्त जब हार हुई थी तो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो है वो एक्सक्यूज दिया था, और वो था, आपको पता होगा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। तो 2024 में फिर किस चीज़ का, तो 2024 में फिर इन लोगों ने जो है वो एक नया तुरुप का इक्का निकाला, और वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम था। तो ईवीएम के ऊपर ये अंगुली तो उठाते हैं, लेकिन देर सवेर ये खुद ही लोग जब विश्लेषण करते हैं तो अपनी पार्टी के ऊपर जो है वो अंगुली उठा के और ईवीएम को पाक साफ करने की कोशिश भी करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।